नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस और मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि आज का मार्केट का एक्शन कैसा रहा, उसके पीछे क्या वजह रही और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे। ये सारी चीजें हम आपको अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे। और बाजार पर आपकी तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, एक खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैनात है। देवांशी बताएंगी आज के बाजार का एक्शन और नेस्ले के नतीजों का अनुमान। पूजा बताएंगी बंधन बैंक और आशीष बताएंगे हैवेल्स के नतीजों का अनुमान। कुशल से हम जानेंगे क्या कोरोना से फंस जाएगी अमेरिका और चीन की ट्रेड डील। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है। तो अच्छी शुरुआत के बाद बाजार ने ऊपरी स्तर की सारी बढ़त गंवा दी। निफ्टी 12 अंकों की हल्की कमजोरी के साथ 9,250 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 81 अंकों की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला और 2% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक 18,950 पर बंद हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में आज 535 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज ने आज 821 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और चलिए अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर स्टेक क्या है। और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज बाजार ने फिर से शुक्रवार की कहानी दोहराई। तेजी के साथ मार्केट खुला, लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाई। आखिर ये मार्केट में हो क्या रहा है? बाजार की ये तेजी टिक क्यों नहीं पा रही है? दुनिया भर के बाजारों से मजबूती के संकेतों के बाद आज शुरुआत तो दमदार होनी तय थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद आज फिर से फिसल गए। एग्जैक्टली आज का सेशन बिल्कुल वैसे ही था जैसा शुक्रवार को था। मजबूत खुले, पहले घंटे में हाई बना दिया और उस हाई को दिन भर क्रॉस नहीं कर पाए। धीमे 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 सरकते हुए आखिरी घंटे में बिकवाली थोड़ी तेज हो गई, दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए। लेकिन आज के सेशन में एक इंटरेस्टिंग बात और रही, और वो ये कि जहां बंद हुए ना, स्पेशली बैंक निफ्टी पर 18,950 के आसपास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक। अब बार बार 19,000 18,900 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर 20,000 की तरफ बढ़ता है। अब आज बंद एग्जैक्टली इसके लोअर एंड पर हुआ है। अगर ये मजबूती बरकरार रहती है और वापस बाउंस हो जाए तो ठीक, नहीं तो यहां से अब बाजार इतने दिनों से जो एक दायरे में है वो शायद बैंक निफ्टी पर एक डायरेक्शन देने की कोशिश करे। जहां तक निफ्टी का सवाल है, कोई ऐसी खराब क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन अच्छी भी नहीं, क्योंकि आप 9,450 का हाई बनाकर अगर 9,250 के आसपास बंद होते तो 200 पॉइंट आपने ऊपर से गंवा दिए। तो कुल मिलाकर ये कि बिकवाली का दबाव है, कॉन्फिडेंस की कमी है। और आज जो बिकवाली आई वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आई, और इसका मतलब क्लियर कट है, और वो ये कि इकोनॉमी को लेकर, डेटा को लेकर, सरकार के बोरोइंग प्रोग्राम को लेकर, जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहीं न कहीं बाजार में चिंताएं हैं, और वो चिंताएं आपको बैंक्स और एनबीएफसी वाले शेयरों में दिख रही है। दूसरी तरफ कुछ शेयर जो ग्लोबल ट्रेड से संबंधित है, जैसे कि ऑटो शेयरों में, आईटी शेयरों में दमदार खरीदारी होती हुई दिखी है। ये शेयर दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। लेकिन आज जो आखिरी घंटे में कमजोरी आई, उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि सुबह से डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट मजबूत दिख रहे थे, आखिरी घंटे में डाउ फ्यूचर्स भी लाल निशान में फिसल गए। तो 2-3 दिनों तक अच्छी तेजी होने के बाद हो सकता है अमेरिका में भी हल्की फुल्की कमजोरी हो जाए, ये भी एक डर तो है ही। तो ओवरऑल आज एक कमजोरी वाला सेशन ही मानेंगे। भले ही निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी पे नुकसान काफी हुआ है। ओके, तो कुल मिलाकर एक कॉन्फिडेंस की कमी मार्केट में दिख रही है, जिसका इंपैक्ट हमने बाजार में गिरावट के तौर पर देखा है। अब चलते हैं देवांशी के पास ये जानने के लिए कि आज बाजार ने बढ़त क्यों गंवा दी, इसके पीछे खबरें कौन कौन सी थी और जिन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में हमने हलचल देखी है। तो देवांशी हमारे साथ जुड़ी है। देवांशी बताइए।
बाजार में आज काफी सपाट कारोबार होता हुआ दिखा था और इस बीच आप देखिए कई सेक्टर्स थे जिसमें आज खरीदारी आती हुई दिखी। सबसे ज्यादा जो ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट था इसके चलते आज खरीदारी दिखी है। लॉकडाउन धीरे धीरे हटता हुआ दिख रहा है तो इसी का इम्पैक्ट देखने मिला है आज मार्केट में। ऑटो शेयर्स आज टॉप गेनर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टीवीएस सभी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में आज खरीदारी अच्छी आती हुई दिखी। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भी आज अच्छी खरीदारी थी। अब देखिए हेक्सावेयर 5% के करीब अच्छे गेन्स थे। एनआईटी टेक, टीसीएस, एचसीएल टेक ये सभी स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। मेटल ये दूसरा सेक्टर था जहां पे ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। हिंडाल्को और टाटा स्टील इन दोनों में भी आज खरीदारी आती हुई दिखी। फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज खरीदारी आती हुई दिखी। फार्मा स्पेस में एस्टिक लाइफ साइंस, टोरेंट फार्मा, लुपिन, केडला हेल्थ केयर और बिंदो फार्मा ये सभी स्टॉक्स के लिए अच्छी खबरों के चलते इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। सीमेंट स्टॉक्स ये सेक्टर में भी आज खरीदारी आती हुई दिखी। आप देखिए श्री सीमेंट के जो नतीजे थे वो काफी पॉजिटिव थे और इसी के चलते हिडलबर्ग सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट ये सभी में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। आज लाल निशान में क्या ट्रेड करते हुए दिखे? ओवरऑल फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। उसमें भी आप देखिए निजी बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल और कोटक महिंद्रा बैंक ये सभी स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन ओवरऑल आज बाजार काफी फ्लैट था। ओके, तो ये वजह रही जिससे अलग अलग सेक्टर में हमने एक्शन देखा है। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं। सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले 2 कारोबारी सत्र से हम यही देख रहे हैं कि बाजार तेजी की कोशिश में तो है लेकिन ये तेजी टिक नहीं पा रही है। तो मार्केट को ओवरऑल आप इस पूरे हफ्ते में किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि मार्केट की तेजी की कोशिश अब कामयाब हो पाएगी या मार्केट इसी तरह से हिचकोले खाता रहेगा? मृत्युंजय देखिए बाजार में एक नर्वसनेस जरूर है और जो कि इस सीरीज की शुरुआत से देखने को मिल रहा है। हम लोगों को लगता है कि बाजार को एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट करने का जो स्ट्रेंथ है वो बाजार में नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज अभी बाजार में नहीं है। सिर्फ काउंटर स्पेसिफिक थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। जैसे कभी रिलायंस में कुछ अच्छा खबर आया तो रिलायंस में मूवमेंट हुआ, हिंदुस्तान लीवर में खबर आया तो वहां पे मूवमेंट हुआ। ऑटो क्षेत्र के कुछ आंकड़े आए ग्लोबल मार्केट्स के, चाइना के, उसके चलते इंडियन ऑटो में थोड़ा पिकअप हुआ। या हीरो मोटोकॉर्प में अच्छा खासा जो मोमेंटम देखने को मिला 2 व्हीलर सेल्स का, उसको देख के थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव मूवमेंट हुआ। पर बाय एंड लार्ज इंडियन कैपिटल मार्केट में ऐसा आज के दिन में कुछ फैक्टर्स नहीं है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर ले जा सकता है। हम लोगों का मानना यही है कि मार्केट इसी रेंज में हॉवर करेगा। लॉकडाउन पूरी तरह से निकल जाने के बाद इकोनॉमी में मोमेंटम जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट को ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। मॉनसून कहा जा रहा है कि ठीक ठाक होने की संभावना है। शायद अगर मॉनसून ठीक ठाक हो शायद सेकेंड क्वार्टर, करंट फिस्कल के सेकेंड क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर फर्स्ट क्वार्टर जैसे हम सब लोग जानते हैं एक हद तक राइट ऑफ ही माना जाएगा फर्स्ट क्वार्टर इस फिस्कल का। तो मार्केट इज फैक्टरिंग इन दैट रियलिटी एंड थोड़ा नर्वस है इस लेवल। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट अभी नर्वस है और एक क्लैरिटी की कमी अभी बाजार में दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेस्ले के कल मार्च तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। कैसे ये नतीजे रह सकते हैं, क्या आंकड़े होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ देवांशी जुड़ी हुई हैं। देवांशी बताइए क्या अनुमान है नेस्ले के नतीजों का? देखिए ऑलरेडी रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक प्राइस पर, क्योंकि जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। जब हमने देखा था कि HUL एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, यहाँ पे भी नतीजे अनुमान से कमी आए थे। नेस्ले यहाँ पे सिर्फ 3 सेगमेंट से जहाँ पे फोकस रहेगा। सबसे पहले तो मैगी, उसके साथ उनका जो न्यूट्रिशन सेगमेंट है, बस थोड़ा सा सहारा इन्हीं 2 सेगमेंट से मिलता हुआ दिखेगा और थोड़ा सा सहारा इनकी पैकेज फूड कारोबार से मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप देखिए अगर कुल आय की बात करें तो करीब 1.5 से 2% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और नीचे की तरफ करीब 5% का भी अनुमान है कि आय घट सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा करीब 6% तक घटता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस बार आप देखिए जो मिल्क सॉलिड्स हैं या कच्चे माल की जो लागत है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसके चलते उनके कामकाजी मुनाफे और मार्जिन पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। मार्जिन इस बार 2 से 3% घट सकते हैं। 21 से 22% रहने का अनुमान है।
और मुनाफे की बात करें तो अन्य आय इस बार थोड़ी सी कम आती हुई दिख सकती है, लेकिन टैक्स जो है वो घटने से मुनाफे को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। करीब 4 से 6% बढ़ने का अनुमान मुनाफे में लगाया जा रहा है। लेकिन जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो -2 to 5% आ सकती है। पिछले साल बेस भी काफी ऊंचा था, करीब 10% का, तो इसके चलते आप देखिए नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ आने की आशंका फिलहाल बनती हुई दिख रही है। सप्लाई चेन की कितने ज्यादा कंसर्न है इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर रहेगी, लेकिन ओवरऑल नतीजे इतने अच्छे नहीं होंगे। हाँ, तो ये देवांशी बता रही हैं कि ओवरऑल जो नतीजे होंगे वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर बाजार की नज़र रहेगी। तो ऐसे में सुदीप जी, आपका टेक क्या होगा नेस्ले के ऊपर? देखिए, नेस्ले जैसे ग्लोबल कंग्लोमरेट हमेशा लेने लायक होता है। वैल्यूएशन नेस्ले का बहुत ज्यादा था, इसीलिए हम लोग ज्यादा रिकमेंड नहीं करते थे। हमारी तो रिकमेंडेशन निवेशक के लिए ये होगा कि अगर इस नतीजे के रिजल्ट्स ठीक ठाक नहीं आए, इस क्वार्टर के नतीजे ठीक ठाक नहीं आए, तो शायद प्राइस में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा नेस्ले जैसे शेयर में खरीदारी करने का। एक दो मुख्य कारण मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सप्लाई चेन के जो डिसरप्शन जिसकी बात देवांशी कर रही थी, वो टेम्पोररी है हम लोगों को लगता है, और ये सप्लाई चेन रिस्टोर होगा। दूसरी बात है, रूरल इकोनॉमी में सुधार पहले आएगा। जैसे ही हम लोग कोरोना के ये लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, रूरल इकोनॉमी में सुधार बहुत जल्द आने की संभावना है। इसका 2-3 कारण है। कोविड आने से पहले रूरल इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे थे। अब मॉनसून ठीक ठाक होने की संभावना है। सरकार की तरफ से अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होने के कारण और रियलाइजेशन भी अच्छा हो रहा है। एमएसपी पे रियलाइजेशन अच्छा फार्मर्स को मिल रहा है। तो ओवरऑल रूरल इकोनॉमी में पैसा जा रहा है और रूरल इकोनॉमी में जिन एफएमसीजी कंपनीज का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेहतरीन है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी जाइए, वो मैगी और बाकी नेस्ले के सारे प्रोडक्ट वहां पे मिलेंगे। तो नेस्ले पे हम लोग पॉजिटिव है। एक करेक्शन अगर आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा खरीदारी का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि करेक्शन अगर आता है तो वो एक मौका होगा बाइंग का। आपका आगे का व्यू इसमें पॉजिटिव है। अच्छा, कल नेस्ले के साथ साथ बंधन बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं। बंधन बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई है। पूजा, बताइए। जी, बंधन बैंक के नतीजे को सालाना आधार पर कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ग्रुप फाइनेंस के साथ मर्जर हुआ था। लेकिन अगर तिमाही आधार पर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ब्याज से आय में 15% की ग्रोथ होने का अनुमान है। मुनाफा जो है वो 233% घटेगा क्योंकि इस बार बैंक को प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़ सकती है। करीब 132% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग में देखने को मिल सकती है। इसका कारण ये है कि जो लॉकडाउन का असर है वो इस बार माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो पर काफी ज्यादा पड़ सकता है और इनका एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है वहां पर, तो उस कारण से इनको अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा इस पूरे इम्पैक्ट को लेकर ये जो मॉरेटोरियम दिया था उसका क्या इम्पैक्ट आता है बैंक की बुक्स पर, ये भी देखना काफी अहम होगा। अगर कोर प्रदर्शन की बात करेंगे तो पिछले तिमाही तो कोई चिंता नहीं थी, अच्छा ही रहेगा। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के फ्रंट पर भी नंबर्स बेहतर ही दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और इसको लेकर बैंक के कॉमेंट्स क्या निकल कर आते हैं, ये काफी अहम होगा इस बार के नतीजों में देखना। ओके, तो ये बंधन बैंक के नतीजों का अनुमान है। और कल हैवेल्स के भी नतीजे आने वाले हैं। हैवेल्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, कैसे आंकड़े होंगे, मुनाफा क्या होगा, आय कितनी रहेगी, ये तमाम चीजें लेकर हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष, बताइए। देखिए, नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। मुनाफा 18% घटकर करीब 170 करोड़ रहेगा। दरअसल ईसीडी सेगमेंट यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है, इसमें साल दर साल अगर आप देखें तो मामूली 1.4% की बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि जो इनका फैन सेगमेंट है, यहाँ पर तिमाही की शुरुआत में थोड़ी सी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते हो सकता है कि तो मार्केट शेयर है वहाँ पर बढ़त देखने को मिले। लेकिन स्विच गियर और लाइटिंग, जो कि मोस्टली प्राइवेट केपेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर अभी भी धीमापन है, वहाँ पर दबाव जारी है। लॉयड एसी सेगमेंट में लॉकडाउन का खास असर देखने को मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट लॉयड के जो प्रदर्शन है, जो ग्रोथ है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन खर्चों में कटौती की है कंपनी ने, अपना विज्ञापन खर्च कम किया है, इसका पॉजिटिव असर आपको मार्जिन्स पर देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन्स पर हमारा अनुमान है कि 11.7% से बढ़कर करीब 12% रहेंगे और इनका कामकाजी मुनाफा 7% बढ़ेगा।
जो इनकी आय है इसमें मामूली 9% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो नतीजे कमजोर आएंगे। नतीजे कमजोर आएंगे हैवेल्स के, और बंधन बैंक को लेकर के भी कुछ चुनौतियां हैं। तो ऐसे में जो अनुमान यहाँ पर सुदीप जी हमने बताए हैं, अभी जो हमारे रिसर्च एक्सपर्ट ने बताए हैं, आपका अनुमान देखने के बाद क्या व्यू बन रहा है बंधन बैंक के ऊपर और हैवेल्स के ऊपर? जी, बंधन बैंक पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो लेके शंका बाजार में जताया जा रहा है, पर हम लोगों को लगता है कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो जो कि छोटे टिकट साइज के लोन्स होते हैं, वहां पे इतना दिक्कत आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे हम बंधन बैंक का जानते हैं, 85% का पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस में है। असम में पिछले क्वार्टर में कुछ दिक्कतें थी, पर वो दिक्कतें ज्यादा हद तक दूर हो गया है। तो हम लोग बंधन बैंक में ओवरऑल पॉजिटिव है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतरीन है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इनका जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, बेहतरीन है। और जो कासा है, कासा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है बंधन बैंक का। सो ओवरऑल अगर आप 6 से 9 महीना 1 साल का व्यू लेंगे तो बंधन में बहुत पॉजिटिव है हम लोग। इस नतीजे के बाद अगर प्राइस में गिरावट आता है तो अगेन हम रेकमेंड करेंगे खरीदारी का। बेहतरीन बैंक है, लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव है। हैवेल्स में हम लोग थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देंगे। हाँ। इस क्षेत्र में अगर खरीदारी करना है तो वोल्टास या सीजी कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह देंगे। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, ताजा हालात को देखते हुए कल के बाजार में क्या रणनीति बनानी चाहिए? जैसा कि मैं बता रहा था कि आज क्लोजिंग जो हुई है वो मेक और ब्रेक लेवल पर हुई है। तो अगर कल हम सुबह सुबह 18,900 के नीचे बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर 18,200 18,500 की रेंज, इतनी रिस्क बैंक निफ्टी में नीचे जाने की खुलती हुई दिख रही है। तो कल हमारे पास कुशन कम है नीचे जाने के लिए। तो आज देर रात अमेरिका में कैसा सेशन होता है, किस तरह से वो क्लोज होते हैं और कल क्या कुछ होता है, थोड़ा सा कंफर्ट कम आ रहा है। वो इसलिए कि 2-3 दिनों से अमेरिकी बाजार काफी भागे हैं और अब थोड़े से ठंडे होते दिख रहे। तो अगर अमेरिका में तेजी भरपूर नहीं हुई तो फिर कल हमारे लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। 9,250 के आसपास ही बंद हुआ तो वो इतना बुरा नहीं है। निफ्टी के लिए कमजोरी का संकेत तब आएगा जब 9,100 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, जहां हम बंद हुए वहां से 150 पॉइंट का कुशन है। तो निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड में है, 9,100 के नीचे खराब होगा, 9,500 के ऊपर अच्छा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पर है। तो मेरा ये समझना है अल्टीमेटली आपके लिए फिर से वही ग्लोबल मार्केट्स के संकेत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बस डर ये कि 3-4 दिनों की कमजोरी के बाद ग्लोबल मार्केट्स और गिर न जाए। अगर गिर गए तो फिर मामला मुश्किल है, अदरवाइज ठीक। तो कल मेक और ब्रेक सेशन भारतीय बाजारों के लिए रहेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी पर। ओके, तो कल मेक और ब्रेक वाला सेशन रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए रणनीति बताने के लिए। लेकिन सुदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है, और अगर किसी को निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए तब आप उन्हें कहां पर निवेश करने की राय देंगे? देखिए, बाजार में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। बाजार में अभी भी पूरा रिकवरी होने में टाइम लगेगा, पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है लंबी अवधि के लिए जो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छे क्वालिटी के शेयर्स हैं, अच्छा मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। इन क्षेत्र में, इन शेयर्स में खरीदारी की सलाह हम दे रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे नेस्ले, बंधन बैंक, ऐसा ही बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लास्ट वीक में इनका नतीजे भी आए थे और नतीजे में देखिए बाय एंड लार्ज बहुत कुछ कहा गया है, पर इसमें सिर्फ एक चीज जो हमने देखा है वो अच्छा नहीं लगा। वो है कि जो इंटरनेशनल जो 2 लोन अकाउंट, बड़े लोन अकाउंट, वहां पे इनको जो पहले एस्टिमेट नहीं किया गया था, वहां पे इनको हिट लेने को मिला था, एक एनएमसी हेल्थ केयर और एक ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ पे। बाकी जो सारे पैरामीटर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और जो प्रोविजन इन्होंने बढ़ा लिया है वो एक कुशन है कि बाद में कुछ झटका ना लगे। जो कोविड रिलेटेड मोरेटोरियम हो रहा है इसको समझ में, नजर में रखते हुए इन्होंने एक बड़ा प्रोविजन किया है। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। 400 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए। ओके, तो 1 साल के लिए आपका 400 रुपए का टारगेट है, इस पर आप नजर रखिए।
लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि ऑप्शन के जरिए आपको कल कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं किरण जाधव .com के किरण जाधव। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। देखिए मुझे पहले तो वेरी गुड इवनिंग। दूसरी बात यह है कि आज बैंकिंग सेक्टर सबसे निचले स्तरों पे क्लोज हुआ, ऊपर से अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली और उसमें जो इम्पोर्टेंट राइजिंग ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने को मिला वो है कोटक बैंक में। तो मेरा मानना है कि कोटक बैंक अभी 1200 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। वो करीबन 69 के करीब क्लोज हुआ है। आपका स्टॉप लॉस 55 का रहेगा, करीबन 90 रुपीज के देखने को मिलेंगे। इसके और एक भी कारण है कि ये राइजिंग ट्रेंड तो हुआ ही है, पर 1200 का पुट ऑप्शन में अच्छे खासी पुट राइटिंग की वो भी ट्रैप होती नजर आ रही है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी कल के सत्र में और एक बार के लिए ये करीबन 1100-1120 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो तब फिर बुकिंग कर लेना चाहिए। 90 का टारगेट रहेगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी आपका, सुदीप बंदोपाध्याय जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा और कल के मार्केट में कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।